वक्त वक्त की बात होती है। कब वक्त कैसी करवट ले ले, ऊपर वाला ही जानता है। रिया ने जितनी बिसातें गौतम के करीब आने के लिए बिछाई थी, आज सब उस पर ही भारी पड़ गए हैं। अंजलि के वापस पड़े कदम ने उसको दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। सिर्फ रिया को ही नहीं, लता देवी को भी तारे दिख गए हैं। गुस्से से भरी रिया की लाल आंखें गौतम का अंजलि के रूम से बाहर ही निकलने का इंतजार कर रही थी। लता देवी भी स्पीड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक वॉक कर रही हैं। रूम का दरवाजा खुलता है, गौतम बाहर आता है। उसकी नजर रिया और लता देवी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसे एहसास हो जाता है कि दोनों ज्वाला बनकर उस पर फूटने वाले हैं। रिया गौतम के पास आती है और उसे उंगली दिखाते हुए कहती है कि कौन सा खेल खेल रहे हो गौतम? वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रही है या तुम ही उसे जाने नहीं दे रहे? क्या ड्रामा चल रहा है तुम दोनों का? गौतम थोड़ी सांस लेता ही है कि लता देवी भी बरस पड़ती है। क्या जरूरत आ पड़ी उस मनहूस को इस घर में वापस आने की? उसके आते ही हम सबकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हे भगवान, न जाने कब उससे पीछा छूटेगा। गौतम के ऊपर इस समय रिया और लता देवी की तरफ से कटु शब्दों की बौछार की जा रही थी। रिया अपनी बात को कंटिन्यू करके कहती है, गौतम, इससे पहले मेरी गुस्से का पारा बढ़ जाए और मैं खुद जाके उस बेशरम का हाथ पकड़कर धक्के मार कर बाहर निकाल दूं, बेहतर होगा कि ये नेक काम तुम ही कर दो। गौतम का धैर्य भी दोनों की बातें सुनकर जवाब दे चुका है। अंजलि के लिए रिया की कही बातों ने तो उसे अंदर से और झकझोर दिया है। वो ऊंची आवाज में रिया को जवाब देता है, अब बस, एक और शब्द नहीं। आप लोग मुझे या अंजलि को उपदेश ना दें तो ही सही रहेगा। मैं बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारी हदें पार कर दी जाएं। ये मेरा भी घर है और मेरे बच्चों का भी। रही बात अंजलि की, तो वो यही रहेगी उसकी अपनी इच्छा तक। रिया और लता देवी को गौतम का रिएक्शन एक पल के लिए मौन कर देता है। यूं तो सुनने में आता है कि जो ईश्वर के सबसे करीब होता है, उसकी ही परीक्षाएं ज्यादा ली जाती हैं। कुछ वैसा ही होता आ रहा है अंजलि के साथ। लेकिन आज की परिस्थिति में उसके साथ गौतम और स्वास्तिका उसकी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। दोनों मिलकर कैसे भी अंजलि के लिए एंटीडोट और ड्रग खोजने में लगे हुए हैं। स्वास्तिका भी घंटों बैठकर फार्मा कंपनीज के बारे में अपनी रिसर्च कर रही है। जहां जैसा भी लिंक मिलता, वो इसी उम्मीद के साथ उसे ओपन करती जैसे कोई मदद मिलने वाली हो। बैक टू बैक स्वास्तिका ने लगभग 50 कंपनियों को अंजलि की रिपोर्ट्स के साथ उसकी सिचुएशन के बारे में लिखकर मेल कर दिया है। रिसर्च करते समय उसे याद आता है कि उसकी मैटरनल फैमिली से रिलेटेड कुछ लोग भी फार्मा की बिजनेस में हैं। स्वास्तिका तुरंत ही अपने एक मामा को कॉल लगाती है और पूछती है, मामा, आप एक बार बता रहे थे ना कि कुछ कंपनियां इलीगल तरीके से मेडिसिन बनाती हैं, रिसर्च वर्क और एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। उसके मामा थोड़ी देर का पॉज लेते हैं, फिर कहते हैं, हाँ बेटा, ये सच है कि कुछ कंपनियां गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए ही एक्सपेरिमेंट्स करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ही कोविड जैसी सिचुएशंस बना देते हैं। मामा की बताई हुई बात स्वास्तिका को अपने किए हुए रिसर्च पर थोड़ा भरोसा दिलाती है। उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। वह मुद्दे का सवाल पूछती है, ऐसे इलीगली एक्सपेरिमेंट्स करने वाली कंपनियों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? स्वास्तिका की जिज्ञासा को उसके मामा जी समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने भी बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के जवाब दिया, पहुंचना आसान नहीं है उन तक। बहुत सारी कड़ियां मिलानी पड़ती है उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें भनक न लग पाए। सतर्क रहना बेटी। कुछ हद तक मामा जी ने स्वास्तिका को क्लू दे दिया था। वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती है, जिसमें कुछ पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़कर उसे दो ऐसी कंपनियों के बारे में पता चलता है जो पहले इलीगली मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। घंटों की मेहनत थोड़ी बहुत रंग लाई थी, जिस वजह से स्वास्तिका के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। आज कई दिनों बाद अंजलि को थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अंजलि की हालत में थोड़ा सुधार होना गौतम की केयर, डेडिकेशन और अंजलि को जल्द से जल्द ठीक करने की जिद का रिजल्ट है। कहीं ना कहीं अंजलि को भी इस बात का एहसास है, जिसे वो गौतम के सामने जाहिर नहीं कर सकती। अंजलि का सबसे बड़ा सुकून उसके बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट है। वंश और विवान दोनों वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और इतने में ही
उन दोनों के बीच पिलो फाइट शुरू हो जाती है। अंजलि इंटरवीन करती है और दोनों बच्चों की पिलो फाइट में वो खुद को भी इन्वॉल्व करती है। बच्चे माँ का साथ पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वंश और विवान दोनों माँ के गले लग जाते हैं। अंजलि भी इस समय भाव विभोर हो जाती है। उसके दिल से आवाज आती है, आई लव यू बच्चों। तभी वंश विवान की तरफ देखता है और अंजलि से कहता है, माँ आज हम सभी बहुत खुश हैं। इतने में ही विवान भी बोल पड़ता है, और ये खुशी और बड़ी हो जाएगी अगर आप हमें हमारा फेवरेट छोले भटूरे बना के खिलाओगे। विवान के बोलते ही वंश उसको हाई फाइव करता है। अब दोनों की नजरें अंजलि पर टिक जाती हैं। अंजलि दोनों को सीरियस लुक देती है और कहती है, डन, बी रेडी फॉर छोले भटूरे। इस बार तीनों मिलकर हाई फाइव करते हैं। हंसी की गूंज कमरे से बाहर भी सुनाई पड़ती है। किचन से बहुत ही बढ़िया सी छोले भटूरे की खुशबू आ रही है। अंजलि पूरे मन से बच्चों की पसंद पूरी करने में लगी हुई है। किचन में नौकर अंजलि की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही सबको बोल दिया था, आज मैं बच्चों के लिए कुकिंग करूंगी, तो आप सब छुट्टी मनाइए। इसी बीच अंजलि का फोन बजता है। वो किचन से बाहर जाती है और 2 मिनट में ही वापस आ जाती है। बच्चे भी डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं। वो बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही अंजलि किचन से एक्साइटेड होकर निकलती है और कहती है, फूड इज रेडी। वो बच्चों को खाना सर्व करती है। वंश पहला बाइट लेता ही है कि उसे जोर से खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। खांसी कंटिन्यूस आती है, फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अंजलि को समझ ही नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। वो वंश की केयर में लग जाती है, उसे पानी पिलाती है। तभी वहां पीछे से रिया की एंट्री होती है, जिसके चेहरे पर इविल स्माइल है। वो वंश की हालत देखकर खुश होती है। अंजलि अपने रूम में वंश को गले लगाकर लेटी हुई है। विवान सो चुका है। अंजलि के सामने रिया की इविल स्माइल घूम रही है। अंजलि को फ्लैशबैक जाता है कि जब वो किचन से फोन उठाने के लिए निकली थी, तभी किसी के कदमों की आहट किचन में सुनाई पड़ी थी, और जब वो फोन कट करके वापस आई थी, तब किसी के किचन से बाहर जाने की झलक भी दिखाई दी थी। इतने में अंजलि के दिमाग का फ्लैशबैक खत्म होता है। रूम में नॉक करने की आवाज उसे सुनाई देती है। अंजलि वंश को आराम से बेड पर सुलाती है और दरवाजा खोलती है। सामने गौतम खड़ा है। वो रूम में एंटर करता है, बच्चों के पास जाता है, दोनों के फोरहेड पर किस करता है। अंजलि के मन में गौतम से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न लाइन लगाकर बैठे हैं, और शायद इसलिए वो देर रात तक जग भी रही थी। अंजलि गौतम से पूछती है, कौन सी केयर? इसकी केयर करना चाहते हो तुमने बोला कि मैं और मेरे बच्चे सेफ रहेंगे इस घर में, लेकिन इस घर में शायद इंसान कम शैतान ज्यादा रहते हैं, जो दूसरों को तकलीफें देकर चेहरे पर मुस्कान लिए घूमते हैं। गौतम उसकी बात को समझते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। अंजलि, प्लीज लिसन टू मी। लेकिन आज अंजलि किसी के सुनने के बिल्कुल मूड पे नहीं है। वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है और कहती है, यू लिसन मिस्टर गौतम, मैं दुनिया की सारी तकलीफें झेल सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के साथ किसी ने कोई भी साजिश करने की सोची तो। इतने में ही गौतम बोल पड़ता है, आई टोटली अंडरस्टैंड। जो हुआ वो आगे से ना हो, उसका ख्याल भी मैं रखूंगा। मुझे सब पता है, तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई रियली केयर फॉर ऑल 3 ऑफ यू, ट्रस्ट मी, सो यू प्लीज टेक रेस्ट। गौतम की बातों को अंजलि समझने की कोशिश करती है। गौतम अंजलि के रूम के बाहर आता है और अपने रूम में जाता है, जहां रिया एक बहुत ही सेक्सी सी नाइटी पहनकर गौतम का इंतजार कर रही होती है। रिया गौतम को देखकर और रोमांटिक होने लगती है। वो बेड से उठती है, ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठाती है और अपने आप पर छिड़कती है और गौतम के करीब आती है। यहाँ गौतम का मूड सुबह बच्चों के साथ हुए इंसिडेंट से ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। रिया गौतम का हाथ पकड़ती है और गौतम गुस्से से रिया का हाथ झटक देता है। रिया रिएक्ट करती है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गौतम? गौतम रिप्लाई करता है, रॉन्ग विथ मी? सीरियसली, कैसे कर लेती हो ये सब? रिया को कुछ तो क्लिक करता है। वो पूछती है, क्या मतलब है गौतम? एक तो तुमने पूरा मूड स्पॉइल कर दिया। रिया का अनजान बने रहना गौतम को थोड़ा और गुस्सैल बनाता है। वो कहता है,
अरे होश में आओ रिया। धुंधले आईने में कब तक खुद को देखती रहोगी? एक औरत का, एक बहन का ना सही, कम से कम एक माँ का दिल तो अपने अंदर बचा के रखती। तुम इस हद तक गिर गई कि बच्चों को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। बहुत दिनों बाद रिया को किसी की बात फील हो रही थी। वो अपने रूम से बाहर निकलकर बालकनी में आ जाती है, एक सिगरेट का नया पैकेट निकालती है और मन ही मन कहती है, सही नहीं किया गौतम तुमने। किसी को पानी का जुनून तुम नहीं समझोगे। रिया की हद वो खुद डिसाइड करती है। सिगरेट खत्म होती है और पानी लेने वो किचन की तरफ जाती है। लता देवी लॉन में वॉक करते हुए उससे मिलती है। रिया को बेचैन देखकर लता देवी उसको समझाती है, ये तो होना ही था, इतना मत सोच। रिया पानी का एक घूंट लेकर कहती है, मैं तो आगे का सोच रही हूँ। जाना तो होगा ही उसे इस घर से। बच्चों की आड़ में बच नहीं सकती वो। रिया का जवाब सुनकर लता देवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो कहती है, ये हुई ना बात। वैसे भी हमें गौतम की बातों को नजरअंदाज करना है, क्योंकि कभी कभी दुश्मन को मैदान से खदेड़ने के लिए अपनों को भी नाराज करना पड़ता है, उनका दिल तोड़ना पड़ता है। एक दिन वो खुद ही चली जाएगी। लता देवी की बातों से रिया को एक गजब का हौसला मिलता है। जिस ट्रैक को रिया गलत समझने वाली ही थी कि लता देवी की बातों ने उसे मंजिल पाने के लिए सही ठहरा दिया। अंजलि के पीछे कई लोग उसकी दुनिया तबाह करने की साजिशें रच रहे हैं, फिर भी उसके दो हमदर्द एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए हैं उसको हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। अब तक स्वास्तिका ने कई सारी फार्मा कंपनीज के चक्कर लगाए। उसके मामा द्वारा दिए गए हिंट से जिन कंपनीज की खोज उसने की थी, वहां आज के टाइम पर कोई कंपनी नहीं चल रही है। उसकी निराशा बढ़ने लगी है। आज भी जिन लोगों के कॉन्टैक्ट्स उसने निकाले थे, उनसे मिलने पर किसी भी तरह की जानकारी उसके हाथ नहीं लग पाई है। वो थक हार कर अपने होटल रूम में पहुंचती है। रूम थोड़ा अस्त व्यस्त है। कई सारे पेपर्स कंप्यूटर टेबल के आसपास ही बिखरे हुए हैं। एक व्हाइट बोर्ड में कई सारी फार्मा कंपनीज की लिस्ट लगी हुई है। कुछ फार्मा कंपनीज की मेल आईडी लिखी हुई है। खुद को फ्रेश रखने के लिए स्वास्तिका अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाती है। कॉफी पीते हुए वो लैपटॉप ओपन करती है। लैपटॉप ओपन होते ही लेफ्ट साइड में दो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे। स्वास्तिका नोटिफिकेशंस पर क्लिक करती है। उसे रैंडम तरीके से कुछ मेल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो अपनी कॉफी टेबल पर रख देती है और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आती है। उसके सामने दो कंपनियों के रिस्पॉन्स हैं अंजलि की रिपोर्ट्स को लेकर। वो तुरंत ही अपना फोन निकालती है और गौतम को कॉल करती है। उधर गौतम सो रहा है। उसका फोन बज रहा होता है। फोन से रिया की नींद खुलती है। वो गौतम का फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। रिया गौतम का फोन उठाने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त गौतम उसके हाथ से फोन ले लेता है। लेबोरेटरी से अंजलि की रिपोर्ट आ गई है गौतम। स्वास्तिका की बात सुनकर गौतम समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बात की खुशी मनाए या दुख। अंजलि की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसकी बॉडी में एक अजीब सा वायरस था जो धीरे धीरे उसे कमजोर कर रहा था। अंजलि के पास वक्त कम था और गौतम को अंजलि के इस वायरस का पता लगाना था और इस वायरस का ट्रीटमेंट भी खोजना था। गौतम ने हाथ में रिपोर्ट लेकर स्वास्तिका से पूछा, तो क्या रिपोर्ट्स आई हैं वहां से? कुछ बीमारी के बारे में एकदम क्लियर पता लगा? कौन सा वायरस है बॉडी में? इस पर स्वास्तिका ने दबे स्वर में कहा, यही तो पता नहीं लग रहा है। बस इतना पता लग रहा है कि ये अंजलि की बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करता जा रहा है, जो उसके लिए बहुत डेंजर है। गौतम माथे में बल डालकर पूछता है, ये केमिकल किस तरह से बॉडी से बाहर निकल सकता है? कुछ तो पता होगा। हम क्या कर सकते हैं अंजलि को बचाने के लिए? ये सुनकर स्वास्तिका थोड़ा सोचते हुए कहती है, मैंने कहा ना, उन्हें कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिले हैं। आई थिंक हमें अहमदाबाद में चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर माथुर है। वो इस मामले में डॉक्टर कम साइंटिस्ट ज्यादा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर एक बार उन्हें ये रिपोर्ट दिखा सके तो शायद वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके इस वायरस के बारे में। स्वास्तिका की बात में दम था। गौतम सच्चाई ही तो जानना चाहता था, इसीलिए वो अहमदाबाद जाने के लिए तुरंत हाँ कर देता है। स्वास्तिका और गौतम दोनों प्लान बनाकर अगले ही दिन आनंद फानंद में ही
अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। इधर अंजलि घर पर काफी बोर महसूस कर रही थी। घर में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद वो किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि रिया के डर से घर के नौकर तक उसे ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। फिर भी वो खुश थी, क्योंकि उसके दोनों बच्चे उसके पास हैं और वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अंजलि थी कि वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, जिसका कारण वो अपनी जिंदगी में आजकल चल रही उथल पुथल और टेंशन को समझ रही थी। यही सोचकर वो अपने शरीर में आने वाले बदलाव को इग्नोर कर रही थी। अंजलि नहीं जानती थी कि इसके आगे चलकर उससे क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रिया और लता हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, इसलिए उसे हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं वो दोनों उसके बच्चों को फिर से कोई नुकसान न पहुंचा दे। अंजलि काफी बेचैन रहने लगी और अंदर ही अंदर भूलती जा रही थी। इस समय दुनिया में सिर्फ एक इंसान था जो उसके बारे में सबसे ज्यादा सोच रहा था और उसे इस अनजान बीमारी से आजाद करने के लिए प्रयास करने में लगा हुआ था, और वो था सिर्फ गौतम। गौतम और स्वास्तिका लेबोरेटरी में पहुंचकर वहां के सीनियर साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो दोनों सीनियर साइंटिस्ट के ऑफिस में बैठे हुए उससे बात कर रहे थे। तब सीनियर साइंटिस्ट उन्हें बताता है, देखिए मिस्टर गौतम, हम इस केमिकल या आपकी भाषा में वायरस का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली है। स्वास्तिका पूछती है, बाकी ये केमिकल है क्या भला, और ये अंजलि के शरीर में गया कैसे है? अगर किसी ने उसे इंजेक्ट किया होता तो वो मुझे जरूर पता थी। स्वास्तिका की ये बात सुनकर सीनियर साइंटिस्ट आगे कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केमिकल कभी नहीं देखा, और मिस्टर गौतम, ये एक अलग ही तरह के डिफरेंट केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको कोई पर्टिकुलर नाम दे पाना मुश्किल है। सीनियर साइंटिस्ट रिपोर्ट पर नजर मारते हुए कहता है, केमिकल के बारे में पक्का पता पाना इज इम्पॉसिबल फॉर नाउ। मुझे लगता है कि ये केमिकल अंजलि के शरीर में या तो सांस के जरिए गया होगा या फिर स्किन के जरिए। आई एम नॉट श्योर, बट शायद। गौतम साइंटिस्ट की बात से जान गया था कि जब तक केमिकल उसकी पकड़ में नहीं आ जाता तब तक अंजलि की इस बीमारी का इलाज ढूंढना बेहद मुश्किल है। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद स्वास्तिका और गौतम खाली हाथ लेबोरेटरी से वापस जयपुर की तरफ लौट रहे थे। प्लेन से जयपुर के लिए सफर करने के दौरान स्वास्तिका नोटिस करती है कि गौतम काफी उदास था। वो लगातार एकटक खिड़की से बाहर की तरफ जाते हुए बादलों की तरफ देख रहा था। उसने एयर होस्टेस के द्वारा पेश की गई कॉफी को भी मना कर दिया। स्वास्तिका जानती थी कि गौतम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है, क्या सोच रहे हो गौतम? मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अब कॉफी के लिए भी मना कर दिया। इस पर गौतम स्वास्तिका की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोलता है, बस क्या कहूँ स्वास्तिका, जब से अंजलि की तबीयत के बारे में पता चला है तब से हर पल एक बेचैनी सी रहती है। कहीं मेरा शक सही ना निकल जाए, बस इस बात से डरता हूँ कहीं अंजलि को किसी ने ह्यूमन ट्रायल के लिए यूज तो नहीं किया है। स्वास्तिका कहती है, मतलब? गौतम आंखें मिलाकर कहता है, गिनी पिग। जब से उसकी बॉडी में कुछ वायरस आ गया है, बस तब से मन में यही सबसे बड़ा डर है। मैं अंजलि को कम से कम गिनी पिग तो नहीं बनने दे सकता, हमारे रिश्ते का चाहे अभी कोई नाम ना हो। गौतम की ये बात सुनकर स्वास्तिका ना चाहते हुए भी एक सवाल उससे कर बैठती है, कहीं तुम वापस से लाइक तो नहीं करने लगे अंजलि को? ये सुनकर गौतम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। वो खामोशी से स्वास्तिका को बस देखते रह गया। स्वास्तिका बात का रुझान पलटने की कोशिश करते हुए कहती है, अंजलि की मुझे बेहद फिक्र होती है। वो मेरी बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं जानती हूँ कि उसने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया है, मगर उसके साथ ऐसा कुछ होगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गौतम कहता है, ये तो कभी मैं भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इसीलिए तो खुद को अंजलि का गुनहगार समझता हूँ। काश अगर वो मेरे पास रही होती तो ऐसा कभी नहीं होता। स्वास्तिका
कॉफी का सिप लेते हुए कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। अगर तुम इस बारे में पहले ध्यान देती तो तुम्हें आज काश की जरूरत शायद ना पड़ती। गौतम समझ गया था कि स्वास्तिका के कहने का क्या मतलब था। उधर घर में अंजलि इस बात से अनजान थी कि उसकी जिंदगी का आखिर क्या होने वाला है, और दूसरी तरफ फार्मा कंपनी के अंदर पता लग चुका था कि अंजलि की बॉडी में उनका केमिकल 6 साल पहले जो गया था वो धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर तक अब जाकर उतरने लगा है, और उसकी बॉडी के पार्ट्स ट्रांसफॉर्म होना चालू हो गए थे। वो बहुत उत्सुक है जानने को कि आखिर वो केमिकल ह्यूमन बॉडी को इतने सालों के बाद कितना ज्यादा डैमेज कर रहा था या फिर कितना कम रिएक्ट कर रहा था। और इस फार्मा कंपनी को पूरी तरह से ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन ही हैंडल करता है, और यही ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि इनको कैसे भी अंजलि को लेकर आना होगा। इसलिए ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन एक बेहद खतरनाक आदमी को हायर करते हैं जिसके क्राइम की दुनिया में काफी चर्चे थे। वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की काबिलियत रखता था। उस आदमी के पास ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन के नंबर से कॉल आता है। वो फोन उठाता है और अपनी भारी भरकम आवाज में कहता है, हेलो, क्या मामला है सर, बताइए। जॉर्डन अपनी कंट्रोलिंग वॉइस में कहता है, तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है, काम पहुंचा रहे हैं, कंप्लीट कर दो। जॉर्डन की बात सुनकर शमशेर कुछ कहने वाला था कि तब तक जॉर्डन फोन काट देता है और उसे अंजलि के होटल का एड्रेस भेज देता है। उधर विवान और वंश ने अंजलि को गौतम के बारे में पूछ पूछ कर परेशान कर दिया था। वो दोनों बाहर घूमने जाने की इजाजत मांग रहे थे और अंजलि उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश। अंजलि कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे, दोनों यही रहोगे, जो खेलना है खाना है सब यही कर लो। इस पर तेज तर्रार वंश विद्रोह करते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप हमें यहाँ रोकना चाहती है तो आपको अभी हमारी बात पापा से करानी होगी। विवान भी अपने भाई का साथ देते हुए कहता है, यस मामा, वंश इज राइट, अभी हमारी पापा से बात कराओ। अंजलि को दोनों बच्चों की जिद के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। वो अपना फोन निकालकर ना चाहते हुए भी गौतम का नंबर डायल करती है। स्वास्तिका और गौतम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे कि तभी गौतम की फोन पर अंजलि का कॉल आता है। गौतम कान से फोन लगाकर अपने अंदर की उथल पुथल को दबाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बोलो अंजलि, क्या हुआ, ठीक हो तुम? अंजलि थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ गौतम। तो दरअसल दोनों बच्चे तुम्हें मिस कर रहे थे, जिद कर रहे थे तुम्हें फोन करने की, तो इसलिए। गौतम कहता है, हाँ बोलो ना, क्या कह रहे हैं बच्चे? अंजलि जवाब देती है, बस तुम्हारे साथ घूमने जाने की जिद कर रहे हैं, अगर हो सके तो आते वक्त उनके लिए कुछ लेते आना। गौतम कुछ कहने वाला था कि अंजलि तब तक फोन काट देती है। अंजलि ने पहली बार गौतम से कुछ मांगा था। वो बेहद खुश हो गया था। उसने स्वास्तिका को जाने के लिए कहा और खुद शॉपिंग करने के लिए एक मॉल के अंदर चला गया। उसने बच्चों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने खरीदे। उसने अंजलि के लिए भी एक प्यारी सी ड्रेस खरीदी और घर की तरफ रवाना हो गया। गौतम जैसे ही घर पहुंचता है तो अचानक वो दिखता है कि कुछ सस्पिशियस लोग घर के आसपास घूम रहे थे। वो उन लोगों को देखकर अपने माथे में सिलवटें डालकर खुद से ही कहता है, ये कौन लोग हैं? मैंने पहले कभी तो नहीं दिखाया और ना ही ये पड़ोसी लगते हैं। तभी गौतम एक लंबी चौड़ी आदमी को एक कार से निकलकर घर की तरफ आते हुए देखता है। गौतम तुरंत अपनी कार से बाहर निकलता है और अपनी लाइसेंसी गन उन पर तानते हुए कहता है, ए मिस्टर, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी गौतम की तरफ पलटकर देखते ही उस पर तुरंत फायर कर देता है। गौतम भी खुद को बचाते हुए उन पर बैक फायर करता है। सभी गुंडे अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। गौतम उनके पीछे अपनी कार लगा देता है। गोलियों की आवाज सुनकर घर के सभी नौकर दौड़कर बाहर आते हैं, लेकिन तब तक गौतम वहां से उन गुंडों के पीछे जा चुका था। वो समझ नहीं पाते कि वहां क्या हुआ था। तभी वहां रामू काका आते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं, चलो अंदर, यहाँ के इलाके वाले बड़े पागल हैं,
बर्थडे मना रहे होंगे। बेवकूफ लोग जरा जरा सी खुशी में भी गोलियां चलाने लगते हैं। किसी दिन कोई मर जाएगा तो सबको पता चल जाएगा जब पुलिस आएगी। गुंडों की कार गौतम से काफी आगे निकल चुकी थी और गौतम लगातार अपनी कार के एक्सीलेटर को दबाए चला जा रहा था। उसकी आंखों में डर का नाम नहीं था। हाँ, उसके दिल में एक खौफ जरूर था, अंजलि और बच्चों की सेफ्टी को लेकर।